हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज सक्सेस में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वह किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स के साथ हमारा एक विशेष टॉपिक है जिसका नाम है सुशासन। दोस्तों, तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, आरबीआई की जून 2022 की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो दर क्या है? उत्तर है 4.9%। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने जून 2022 की बैठक में नीति रेपो दर को 50 आधार अंकों से बढ़ाकर 4.9% करने का निर्णय लिया। एमपीसी सदस्यों ने सर्वसम्मति से दरों में वृद्धि और समायोजन के रुख को वापस लेने के लिए मतदान किया। आरबीआई के एमपीसी ने पिछले महीने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की गई थी। वित्त वर्ष 2013 के लिए वास्तविक जीडीपी पूर्वानुमान को 7.2% पर बरकरार रखा गया है, जबकि मुद्रास्फीति अनुमान को वित्त वर्ष 2013 के लिए संशोधित कर 6.7% कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कार्ड और यूपीआई जून 2022 के बाद के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट मैंडेट की नई सीमा क्या है? उत्तर है 15,000 रुपये। भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्ड और एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूपीआई के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट मैंडेट की सीमा को पहले के 5,000 से बढ़ाकर 15,000 कर दिया। इसका मतलब है कि ग्राहकों को भुगतान के दौरान हर बार एक बार के पासवर्ड के साथ अपने सब्सक्रिप्शन, उपभोक्ता बिल, ईएमआई पर 15,000 तक के आवर्ती लेनदेन को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के पद के लिए पात्र होने के लिए अधिकारियों की आयु सीमा क्या है? उत्तर है 62 वर्ष। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत के 6 महीने बाद केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों के सेवा नियमों में संशोधन किया है। नए नियम के अनुसार 62 वर्ष से कम आयु के तीनों सेवाओं के सभी 3 स्टार और 4 स्टार अधिकारी सीडीएस के पद के लिए पात्र हैं। इसमें वे लोग भी शामिल हैं जो पिछले 2 वर्षों में सेवानिवृत्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस संगठन ने 75 किलोमीटर की सबसे लंबी लगातार बिछाई गई लेन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? उत्तर है NHAI। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI ने महाराष्ट्र में अमरावती और अकोला के बीच NH53 पर सिंगल लेन में 75 किलोमीटर निरंतर बिटुमिन्स कंक्रीट के निर्माण को पूरा करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। कतर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 105 घंटे और 33 मिनट 5 दिनों से भी कम में लेन बिछाई गई थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्वतंत्र सलाहकारों की एक टीम सहित 720 श्रमिकों की टीम को बधाई दी। अगला क्वेश्चन है, 6 विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन है? उत्तर है मिताली राज। महिला क्रिकेटर मिताली राज ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। 39 वर्षीय खिलाड़ी अब तक 6 विश्व कप में भाग लेने वाली दुनिया की पहली और एकमात्र महिला क्रिकेटर है। 232 एक दिवसीय मैचों में उनके 7,805 रन महिलाओं के एक दिवसीय खेल में सबसे अधिक हैं।
दोस्तों हमारा विशेष टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है सुशासन। आज हम लोग सुशासन विषय पर चर्चा करेंगे। भारत ने एकीकृत क्रेडिट पोर्टल जनसमर्थ का शुभारंभ करते हुए कहा कि भारत नागरिक केंद्रित शासन के दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है, जो कि सुशासन का मूल पहलू है और यह सरकार केंद्रित दृष्टिकोण को पीछे छोड़ रहा है। अब जन समर्थन पोर्टल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह पोर्टल वित्त मंत्रालय की एक पहल है जो सरकार की 1 दर्जन से अधिक क्रेडिट लिंक्ड योजनाओं के लिए वन स्टॉप गेटवे है और लाभार्थियों को सीधे उधारदाताओं से जोड़ती है। यह पोर्टल क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं के तहत ऋण आवेदन और प्रसंस्करण के लिए एकल मंच के रूप में कार्य करेगा। इस पोर्टल से छात्रों, किसानों, व्यापारियों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के साथ साथ उद्यमियों के जीवन में सुधार होगा तथा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में भी मदद मिलेगी। इस पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य कई क्षेत्रों में समावेशी वृद्धि और विकास को प्रोत्साहित करना है। सुशासन दोस्तों, आखिर हम लोग सुशासन किसको कह सकते हैं? तो शासन निर्णय लेने की एवं जिसके द्वारा निर्णय लागू किए जाते हैं की प्रक्रिया है। शासन का उपयोग कई संदर्भों में किया जा सकता है, जैसे कि कॉर्पोरेट शासन, अंतर्राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रीय शासन और स्थानीय शासन। सुशासन को विकास के लिए देश के आर्थिक एवं सामाजिक संसाधनों के प्रबंधन में शक्ति का प्रयोग करने के तरीके के रूप में परिभाषित किया गया है। सुशासन की अवधारणा चाणक्य के युग में भी मौजूद थी। उन्होंने अर्थशास्त्र में इसका विस्तार से उल्लेख किया। नागरिक केंद्रित प्रशासन सुशासन की नींव पर आधारित होता है। सुशासन के 8 सिद्धांत होते हैं। भागीदारी की बात करें तो लोगों को वैध संगठन या प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी राय देने में सक्षम होना चाहिए। इसमें पुरुष एवं महिलाएं, समाज के कमजोर वर्ग, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक आदि शामिल है। भागीदारी का तात्पर्य संघ एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से भी है। अब चर्चा करेंगे कानून का शासन। कानून ढांचे को निष्पक्ष रूप से लागू किया जाना चाहिए, विशेषकर मानवाधिकार कानूनों के परिप्रेक्ष्य में। कानून के शासन के बिना राजनीति मत्स्य न्याय के सिद्धांत का पालन करेगी, जिसका अर्थ है ताकतवर कमजोर पर हावी होगा। सम्मति उन्मुख सर्वसम्मति उन्मुख निर्णय लेने से यह सुनिश्चित होता है कि भले ही प्रत्येक व्यक्ति जो वह चाहता है कि उसे प्राप्त न कर पाए, परंतु सभी को सामान्य न्यूनतम संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं जो किसी अन्य के लिए हानिकारक भी नहीं होगा। यह समुदाय के सर्वोत्तम हितों पर व्यापक आम सहमति को पूरा करने के लिए अलग अलग हितों की मध्यस्थता करता है। भागीदारी और समावेशिता सुशासन एक समतामूलक समाज को बढ़ावा देता है। लोगों को अपना जीवन स्तर सुधारने या उसको बनाए रखने के अवसर प्राप्त होने चाहिए। प्रभावशीलता और दक्षता प्रक्रियाओं और संस्थानों को ऐसे परिणाम देने में सक्षम होना चाहिए जो उनके समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करते हो। अधिकतम उत्पादन के लिए समुदाय के संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना चाहिए। अगर हम सुशासन की जवाबदेही की बात करें तो सुशासन का उद्देश्य लोगों की बेहतरी है और यह सरकार द्वारा लोगों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित किए बगैर नहीं किया जा सकता है। सरकारी संस्थानों, निजी क्षेत्रों और नागरिक समाज संगठनों द्वारा सार्वजनिक एवं संस्थागत हितधारकों के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए। पारदर्शिता
सूचना की प्राप्ति आम जनता के लिए सुलभ होनी चाहिए और यह उनके समझने और निगरानी योग्य होनी चाहिए। इसका अर्थ मुक्त मीडिया और उन तक सूचना की समग्र पहुंच भी है। जवाबदेही संस्थानों और प्रक्रियाओं के तहत उचित समय अवधि में सभी हितधारकों को सेवा प्रदान की जानी चाहिए। आखिर सुशासन की आवश्यकता क्या है? तो शासन में सुधार विकास प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यह तर्क दिया जाता है कि प्रशासन में भागीदारी, शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित कर शासन में व्यवस्थित परिवर्तन द्वारा भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है। सुशासन के अधिकार को नागरिकों के अधिकारों का एक अनिवार्य हिस्सा माना जाता है। रिपोर्टों से पता चला कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, स्वच्छता, ग्रामीण रोजगार आदि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के परिव्यय में काफ़ी वृद्धि हुई, जिसके वांछित परिणाम नहीं मिले हैं। इस विरोधाभास के केंद्र में पारदर्शी और जवाबदेह शासन का मुद्दा शामिल है। सुशासन के बिना कोई भी विकासात्मक योजना नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं ला सकती है। लचर शासन व्यवस्था गरीबी उत्पन्न करती है और उसे बढ़ावा भी देती है। इस बात के प्रमाण मिल रहे हैं कि आर्थिक सुधारों का लाभ समान रूप से नहीं मिल रहा है। साथ ही क्षेत्रीय और सामाजिक सांस्कृतिक असमानताएं बढ़ी है। अब सुशासन के चुनौतियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है सिविल सेवकों की मनोवृत्ति संबंधी समस्याएं। द्वितीय ARC रिपोर्ट के अनुसार सिविल सेवक अन्नमय, आत्म केंद्रित, अंतर्मुखी हो गए हैं। जवाबदेही की कमी, बहुत ही कम ही दोषी अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। इस संबंध में कोई प्रदर्शन मूल्यांकन संरचना नहीं है। लाल फीताशाही, नौकरीशाही को उन नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है जो सुशासन के लिए महत्वपूर्ण हैं। हालांकि कभी कभी ये नियम और प्रक्रियाएं गलत एवं बोझिल होती हैं तथा वे अपने अस्तित्व के उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती है। नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता का निम्न स्तर। अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता यह सुनिश्चित करेगी कि अधिकारी एवं अन्य नागरिक अपने कर्तव्यों का प्रभावी तथा ईमानदारी से निर्वहन करें। कानून और नियमों का अप्रभावी कार्यान्वयन नागरिकों और समाजों के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए हमारे पास बड़ी संख्या में कानून हैं, लेकिन इन कानूनों का कमजोर कार्यान्वयन सरकारी तंत्र में नागरिकों के विश्वास को कम करता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें।